देखिए, इस समय लोग चिंता कर रहे हैं कि ईरान और यूएसए के बीच में जो जंग चल रही है उससे अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो वो कैसे सरवाइव किया जाएगा। लेकिन शायद वर्ल्ड वॉर 3 से भी ज्यादा एक चीज को सरवाइव करना है और वो है YRF की स्पाई यूनिवर्स मूवीज। दुश्मन से प्यार करना गद्दारी है। सर, जब प्यार हो रहा था तो किसी ने बताया नहीं कि ये दुश्मन है, और जब प्यार हो गया तो समझ नहीं आया कि ये दुश्मन क्यों है। 12-13 सालों से ये YRF स्पाई यूनिवर्स चलता हुआ आ रहा है और क्रिंजनेस की हदें पार करता हुआ जा रहा है। तो धुरंधर सीरीज, जिसने बेसिकली इंडियन स्पाई फिल्म मेकिंग में ही नहीं बल्कि इंडियन फिल्म मेकिंग में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है, उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है YRF की मूवीज को धुरंधर सीरीज से कंपेयर कर रहे हैं और कुछ लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि यार YRF की मूवीज तो इनफैक्ट धुरंधर मूवीज से बेटर है। तो मैंने कहा यार चलो पर्सनली धुरंधर सीरीज को देखते ही सारी की सारी YRF सीरीज लाइन से देखते हैं, जिसमें आती हैं एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान, टाइगर 3 और वॉर 2, एटलीस्ट अभी तक जो आई हैं निकलकर। तो आइए इन सारी मूवीज को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि धुरंधर के कंपैरिजन में ये कैसे स्टैंड करती हैं। और शायद आपको ये बात जानकर सरप्राइज नहीं होगी कि ये एंटरटेनमेंट कम है, ISI के लिए PR ज्यादा है। हेलो और श्याम शर्मा शो के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का CEO श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए, इस वीडियो के लिए मैंने पूरी की पूरी YRF स्पाई यूनिवर्स की मूवीज जो है उनको सरवाइव करने की कोशिश की। लेकिन देखिए, आपके लिए फिजिकल सर्वाइवल के साथ ही फाइनेंशियल सर्वाइवल भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर ट्रेडिंग में ये हम देखते हैं, लोग मार्केट में आते हैं लेकिन ना एंट्री क्लियर होती है, ना एग्जिट क्लियर होती है, ना ये पता होता है कि रिस्क कहाँ है, और यही कंफ्यूजन लॉस बन जाता है जिससे हमें बचना होता है। भले ही मैं YRF की स्पाई मूवी से बच पाऊं या नहीं, लेकिन यहीं पर आता है बोल्ड ट्रेड्स बाय लेमन। यहाँ कोई गेस वर्क नहीं है, मार्केट के एक्सपीरियंस ट्रेडर्स की बनाई हुई स्ट्रेटजीज ऑलरेडी अवेलेबल है। इस न्यू फीचर की बात कमाल की है, आपको बस एक स्ट्रेटजी सिलेक्ट करनी है और बाकी काम AI करता है। मार्केट कंटिन्यूअसली मॉनिटर होती रहती है और जैसे ही सही सेटअप मिलता है आपको पूरा ट्रेड का प्लान मिल जाता है। एंट्री कहां लेनी है, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस कहां रखना है, सब कुछ क्लियर चार्ट पे रखा हुआ है। और सबसे पावरफुल पार्ट यह है कि आप किसी भी स्ट्रेटजी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप पहले उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं खुद। भाई आज का रिटर्न क्या है, विन रेट क्या है, कितने दिन प्रॉफिटेबल रहे, मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी आपको मिलती है। मल्टीपल स्ट्रेटजीज आप एक साथ चला सकते हैं, आपको इंस्टेंट अलर्ट्स मिलते हैं और स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये लिटरली एक गेम चेंजर है। तो अगर आपको अपनी ट्रेडिंग में क्लैरिटी चाहिए तो कमेंट में बोल्ट लिखें। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाला हुआ है इस वीडियो के बाद, प्लीज चेक इट आउट। तो आइए YRF की शुरुआत करते हैं एक था टाइगर में, जो इस YRF यूनिवर्स की पहली मूवी है। और इस मूवी में स्टार करते हैं ये महान इंसान जिन्होंने 26/11 अटैक्स के बारे में ऐसा कहा था। Everybody knew that the government is not behind it. They just knew that it was a terrorist attack. And more than anything, our security failed. And we've had these attacks, a lot of them here. And they've not been from Pakistan, they've been from within as well. ये इंसान एक पेट्रियोटिक इंडियन स्पाई प्ले कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है स्टोरी क्या होने वाली है? बट स्टोरी एक्सप्लेन करने के पहले दी ओनली वे कि हम इन सारी मूवीज को एक्चुअली एंजॉय करने की कोशिश कर पाएंगे कि अगर हम इसको गेमिफाई करने की कोशिश करें। तो चलिए इन मूवीज को देखते हुए मैं और आप साथ में एक गेम खेलते हैं। क्योंकि देखिए, भले ही ये सब मूवीज अलग अलग हैं, अलग अलग स्टार्स इनमें हैं, लेकिन इन सब की कहानी सरप्राइजिंगली काफी सिमिलर है। ये सारी मूवीज कुछ बहुत ही प्रिडिक्टेबल बीट्स को हिट करती हैं। तो चलिए मैं और आप एक ड्रिंकिंग गेम खेलेंगे। लेट मी गेट अ ड्रिंक। अब देखिए, अगर आप 18 ईयर से कम हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चाय पीजिए। अगर आप ड्रिंक नहीं करते हैं, वेरी गुड फॉर यू, आप भी चाय पीजिए। मैं भी खुद प्रोटीन शेक पी रहा हूं। अगर आप टिकाना चाहते हैं तो आप टिका भी सकते हैं। लेकिन इन सारी मूवीज में जब भी एक रॉ का एजेंट रोग बन जाए और विलन बन जाए और अपने देश के खिलाफ हो जाए तो टेक अ ड्रिंक। जब भी रॉ और ISI मिल के साथ में काम कर रहे हो, टेक अ ड्रिंक। जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस का एक फोर्स्ड मैसेज डाल दिया हो फिल्म में, टेक अ ड्रिंक। रेडी?
लेट्स प्ले। तो एक था टाइगर मूवी की स्टोरी है कि सलमान खान एक रॉ के एजेंट होते हैं जिनको एक साइंटिस्ट पर नजर रखनी होती है दूसरे देश में। साइंटिस्ट पर शक होता है कि वो पाकिस्तान को मिसाइल्स दे रहे हैं। उसी मिशन में उनको जोया मिलती है जो कि एक आईएसआई की एजेंट होती है एंड ऑब्वियसली दोनों में प्यार हो जाता है। टेक अ ड्रिंक। और फिर दोनों अपनी एजेंसी से भागने लगते हैं और रॉ और आईएसआई साथ में मिलके इस थ्रेट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इस मूवी में बार बार आपको इंडिया पाकिस्तान के बीच में दोस्ती होनी चाहिए, आईएसआई और रॉ देखिए कितने अच्छे से साथ में काम करते हैं, इस तरह के मैसेजेस देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए ये मूवी अगर आप देखें, एक्शन ठीक ठाक है, मूवी कई जगहों पर फनी भी है और मैं समझ सकता हूं कि ये मूवी 2012 में हिट क्यों हुई थी, क्योंकि एक ब्रेन वॉश पॉपुलेशन ने काफी आसानी से इसको डाइजेस्ट कर लिया था। क्योंकि देखिए 2012 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस रिजीम के समय पे यही बेसलाइन सच्चाई मानी जाती थी भारत में कि भाई पाकिस्तान तो बड़ा अच्छा है, हमको तो उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। उस समय ज्यादातर लोग यही बिलीव करते थे कि पाकिस्तान बड़ी अच्छी जगह है, पाकिस्तान के अंदर कुछ रोग एलिमेंट्स हैं जो ये अटैक्स करते हैं, पाकिस्तानी रिजीम का इससे कुछ लेना देना नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमको अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने चाहिए, पीस का यही रास्ता है। और इसी ब्रेन वॉशिंग का प्रोडक्ट है ये मूवीज जो इसी नैरेटिव को रीइंफोर्स करती हैं। और उस समय लोगों को लगता था कि भाई दोस्ती के अलावा तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। वेल टर्न्स आउट दूसरा रास्ता था जो हमें 2025 में दिखाया गया। We remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength and every future escalation will invite a decisive response. How many casualties, how many injuries? In case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. सलमान की मूवी में प्रोपेगेंडा उतना ही था जितने सलमान भाई के पास केसेस हैं। तो आइए इस मूवी में किस तरह का प्रोपेगेंडा डाला है ये देखते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में ही पहले सीक्वेंस में सलमान खान एक गद्दार रॉ एजेंट को पकड़ के मारता है। ड्रिंक। वाईआरएफ में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि रॉ एजेंट का सबसे बड़ा दुश्मन रॉ एजेंट है। आईएसआई तो दुश्मन है ही नहीं, आईएसआई तो एक्चुअली रॉ की हमेशा मदद करता रहता है। मूवी का दूसरा प्रोपेगेंडा है कि रॉ और आईएसआई साथ में ऑब्वियसली काम कर रहे हैं। रॉ और आईएसआई दोनों सिमिलरली केपेबल हैं, जबकि असलियत में आईएसआई आतंकवाद करवाता है और रॉ उसको रोकता है। पर मूवी में दोनों को करण अर्जुन की तरह दिखाया हुआ है। और मूवी के क्लाइमैक्स में सलमान खान यानी रॉ एजेंट आईएसआई से बोलता है कि भाई मुझे कहीं सेफ जगह पर ले चलो, क्योंकि इंडिया तो सेफ है ही नहीं मेरे लिए। और एंड में देखिए रॉ एजेंट सलमान खान अपने ही रॉ लीडरशिप को किस तरह का ज्ञान पेल रहे हैं। पायलट, कोई सेफ जगह ले चलो यार। दुश्मन से प्यार करना गद्दारी है। सर जब प्यार हो रहा था तो किसी ने बताया नहीं कि दुश्मन है, और जब प्यार हो गया तो समझ नहीं आया कि ये दुश्मन क्यों है। टाइगर, सर कब तक भागोगे? सर जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान में रॉ और आईएसआई की जरूरत नहीं होती उस दिन हम वापस आ जाएंगे। आईएसआई और रॉ की इस खूबसूरत पार्टनरशिप के लिए ड्रिंक। और इंडिया के लोगों को लेक्चर देने के लिए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई पाकिस्तानी आतंकवाद के ऊपर उंगली उठाने की, उस पे भी ड्रिंक। आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और आपका शायद खून खौल रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि कौन पागल विश्वास करता है कि पाकिस्तान एक्चुअली इंडिया का एलाई बन सकता है। तो आपको सरप्राइज होगा जान के कि 2012 में कांग्रेस की पूरी लीडरशिप यही विश्वास करती थी। कांग्रेस पार्टी तो पाकिस्तानी आईएसआई से भी ज्यादा पाकिस्तान की फैन थी। लेस देन 2 years आफ्टर 26/11 कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान को ट्रस्ट करने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी एलिजिडली अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट 26/11 अटैक्स के जस्ट बाद पूरी रात पार्टी कर रहे थे। कांग्रेस उस समय मानता था कि पाकिस्तान जी तोड़ कोशिश कर रहा है आतंकवाद से लड़ने के लिए। होम मिनिस्टर कह रहे थे कि हमको आतंकवाद को पनिश नहीं करना चाहिए, अदरवाइज और आतंकवाद होगा। कांग्रेसी मान रहे थे कि मुंबई ब्लास्ट जो था वो इनसाइड जॉब था। डायलॉग एक इकलौता तरीका है पाकिस्तान से डील करने का। 26/11 हो जाए, मुंबई ब्लास्ट हो जाए, लेकिन हम पाकिस्तान से एंगेज करते रहेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, राहुल गांधी मानते हैं कि हिंदू आतंकवाद लश्कर तैयबा से भी ज्यादा बड़ा डेंजर है भारत के लिए। ये है कांग्रेस पार्टी की कन्वेंशनल विजडम। ये मेन स्ट्रीम ओपिनियन हुआ करता था 2012 में भारत में। तो ऑब्वियसली मूवीज में भी यही सब दिखेगा ना। और इस मूवी का सबसे फनी सीन मुझे ये लगा कि आईएसआई एजेंट जोया सलमान खान को मूवी में शादी करने की सलाह देती है। तुम्हारी शादी हो गई? डायरेक्ट शादी? ये नहीं पूछोगी कि गर्लफ्रेंड है? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं।
अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई। और मजे की बात देखिए कि सलमान भाई ने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन जोया ने उरी के विक्की से शादी कर ली है। टोटल आदित्य धार विक्ट्री। फिर आते हैं अगली फिल्म टाइगर जिंदा है 2017 की। इस स्टोरी में टाइगर और जोया भाग जाते हैं, अब एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं कि तभी इराक में एक हॉस्पिटल पर आतंकी अटैक होता है और इंडियन और पाकिस्तानी नर्सेस को हॉस्टेज बना लिया जाता है। और फिर से रॉ और ISI साथ में मिलकर एक मिशन प्लान करते हैं, ड्रिंक। टाइगर और जोया को वापस बुला लिया जाता है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और एंड में फिर से रॉ और ISI मिलके हॉस्टेजेस को बचाते हैं। मतलब साला ISI भी सोचता होगा कि यार ऊपर वाला भला करे इन लोगों का, हमारे पास तो पैसा नहीं है किसी को PR के लिए देने के लिए, ये लोग फ्री में ही हमारा PR करते रहते हैं करोड़ों की पिक्चर में। इस PR की बदौलत ISI अगले 5-6 साल तक आराम से टेरर अटैक करवाती रहेगी। इस मूवी में एक बड़ा पिवटल सीन है जहाँ पे मुस्लिम एजेंट जो कि बड़ा शरीफ है, बहुत पेट्रियोटिक है, लेकिन एक हिंदू उसके रिलीजन का देखिए कैसे मजाक उड़ा रहा है। अमित भाई, मैं मेरा बैग ऊपर रख रहा हूँ, आप नीचे रखना। नहीं यार, मैं ऊपर ही रखूंगा, तू नीचे रख। अरे रहने दीजिए ना, ऐसा क्या है तेरे बैग में जो नीचे नहीं रख सकता? कुरान लाया क्या साथ में? फिर आता है इस मूवी का सबसे आइकॉनिक प्रोपेगेंडा सीन कि भाई क्यों ये ISI और रॉ साथ में लड़ते रहते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या जरूरत है रॉ और ISI को लड़ने की? क्या जरूरत है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में दुश्मनी होने की? साथ में काम करते हैं ना यार। क्या डिसाइड किया? रॉ, ISI साथ में करते हैं ना सर, अगेंस्ट द कॉमन एनिमी। कौन है कॉमन एनिमी? आइसिस। अच्छा तो आप बताइए मुझे क्या डिफरेंस है आइसिस और ISI में? आइसिस भी बिलीव करती है कि पूरी दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट करना है, ISI भी यही बिलीव करती है। आइसिस भी नॉन मुस्लिम काफिरों से नफरत करती है, ISI भी नॉन मुस्लिम काफिरों से नफरत करती है। आइसिस भी आतंकवादी अटैक प्लान और कंडक्ट करती है काफिरों के खिलाफ, ISI भी यही काम करती है। एक इकलौता डिफरेंस जो है ISI और आइसिस के बीच में कि अगर ISI और आइसिस ने कभी साथ में काम करने की कोशिश की तो आइसिस ISI वालों से सिर्फ टॉयलेट साफ करवाएगी, इतना ही डिफरेंस है। ISI वालों को आइसिस में सिर्फ टॉयलेट क्लीनर का जॉब मिलेगा। बाकी क्या डिफरेंस है दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जरा मुझको समझा दीजिए। और फिर आता है इस मूवी का पोटेंशियली इस पूरी की पूरी सीरीज का सबसे क्रिंज सीन। क्लाइमैक्स में नर्सेस को रेस्क्यू करने के बाद रेस्क्यू बस में रॉ अपना तिरंगा लगाता है और फिर रॉ का एजेंट ISI वाले को बोलता है कि भाई तू भी अपना लगाना तिरंगा, भाई भाई हम तो। क्या जावेद, वो फिरा दे अपना भी झंडा। ड्रिंक। यार आप अगर सही में टिका रहे तो अभी तक तो आपकी पूरी लग चुकी होगी। चाय पी रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको अभी तक चढ़ी नहीं है तो एटलीस्ट आपको गुस्सा तो आ रहा होगा कि किस तरह का प्रोपेगेंडा आपको 10+ सालों से फीड किया जा रहा है एंटरटेनमेंट के नाम पे। बॉलीवुड को लगता है कि आप इतने स्टूपिड हैं कि आप एक्चुअली बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। फिर आते हैं हम वॉर फिल्म पे। इतने क्रिंज के बाद टाइगर साहब को थोड़े दिन के लिए छुट्टी पे भेज दिया गया और ऊपर से सैवलॉन भाई को पेशी वगैरह में भी जाना है ना, अलग अलग केसेस के लिए। तो इस फिल्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है ऋतिक रोशन का कबीर कैरेक्टर। फिल्म का मेन कैरेक्टर है कबीर जो एक टॉप रॉ एजेंट है। वो अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट है, देश के दुश्मनों को रोक रहा होता है, सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है, जब एक दिन वो अचानक अपने ही देश के खिलाफ, अपने ही सिस्टम के खिलाफ चला जाता है। एक मिशन के बाद कबीर अपने ही सीनियर ऑफिसर को मार देता है और ऑफिशियली ट्रेटर डिक्लेयर हो जाता है, यानी रोग एजेंट ड्रिंक। उसको पकड़ने के लिए भेजा जाता है उसके ही स्टूडेंट खालिद को। खालिद देखिए कबीर को अपना एक इंस्पिरेशन मानता है, तो उसके लिए एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी बन जाता है कबीर को पकड़ना। फिर शुरू होती है कैट एंड माउस का एक खेल। कबीर हर एक स्टेप पर खालिद से एक कदम आगे होता है। बाद में पता चलता है कि ऑब्वियसली देखिए कबीर तो विलन है ही नहीं, वो सिस्टम के खिलाफ गया था अपने देश को एक्चुअली डिफेंड करने के लिए। अब देखिए ये जो वॉर मूवी है और ये जनरली जो स्पाई मूवीज है, वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स, इनकी कहानी इतनी कॉन्वोल्यूटेड है कि ऑनेस्टली आपका दिमाग घूम जाएगा। आप इस कहानी का ट्विस्ट देखिए। कहानी का ट्विस्ट ये आता है कि जो खालिद कैरेक्टर है ये कबीर को पकड़ लेता है, कबीर और इसमें दोस्ती हो जाती है, दोनों साथ में जो दुश्मन है भारत का उसको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर आता है ट्विस्ट, खालिद एक्चुअली कबीर की ड्रिंक में पॉइजन डाल देता है और फिर एक शॉकिंग ट्विस्ट में रिवील होता है कि खालिद भी एक डबल एजेंट है। ड्रिंक हमें पता चलता है कि एक डबल एजेंट है जिसने खालिद को एक्चुअली मार दिया था और फिर ये डबल एजेंट खालिद बन गया था। खालिद कैसे बन गया था? यही तो मजा है। इस डबल एजेंट को एक डॉक्टर के पास ले जाया गया जिसने ऐसी सर्जरी की कि बिल्कुल हूबहू खालिद जैसी शक्ल बना दी। और खालिद जैसी सिर्फ शक्ल ही नहीं बनाई, हाइट भी उतनी ही बनाई, बॉडी भी उतनी ही बनाई, इनफैक्ट वो बिल्कुल टाइगर श्रॉफ वाली आवाज भी दे दी। छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता कि साथ रहो।
ऐसी आवाज भी दे दी। बताइए, मैं सोच रहा हूँ कि यार स्पाई की दुनिया में इतनी इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी हमको अवेलेबल है, तो ये अजय सान्याल ने जसकीरत के साथ क्यों नहीं किया? उसको सीधे प्लास्टिक सर्जरी करके उसको सीधा मेजर इकबाल ही बना देता। वायर ऑफ यूनिवर्स में तो स्पाइस अपना पूरा का पूरा डीएनए बदल लेते हैं भाई। इसमें भी प्रोपेगेंडा अनफॉर्चुनेटली डाला हुआ है। सबसे पहले कबीर का कैरेक्टर देखिए, अगेन रोग एजेंट, अपने देश के खिलाफ हो जाता है। रॉ लेजिटिमेटली दुनिया की सबसे घटिया स्पाई एजेंसी है इन दीज मूवीज। इनके सारे स्पाई रोग बन जाते हैं। और अगेन बॉलीवुड के ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम बड़े आराम से हिंदू आस्था का, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन इस्लाम को बिल्कुल हम टच भी नहीं कर सकते। इस्लाम को हमको बिल्कुल प्योर तरीके से शो करना होता है। आप ये इस्लाम के बारे में डायलॉग देखिए। अब या तो अम्मी की दरगाह की मन्नत पूरी हुई, दरगाह गई थी, नियाज और तबरुक लाई हूँ, बहुत दुआ मांगी सबके लिए। और जब तुमने शराब पी तो पूरी तरह से यकीन हो गया खालिद के लिए शराब हराम नहीं थी, हराम से भी बदतर थी। और हिंदुइज्म के बारे में डायलॉग देखिए और दोनों में डिफरेंस देखिए। मैंने आपको अपना खुदा माना था। हम भी अजीब लोग हैं खालिद, पत्थर को भगवान मान लेते हैं और फिर जब वो टूट जाए तो सोचते हैं कि अरे भगवान कैसे टूट गए। बताइए। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है। फिर आते हैं पठान पे। पठान की स्टोरी स्टार्ट होती है जब इंडिया ने कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा दिया होता है। इससे पाकिस्तान में बहुत टेंशन बढ़ जाती है और एक पाकिस्तानी जनरल एक डेंजरस प्लान को एक्टिवेट करता है। वो हायर करता है जिम को, जो एक रोग रॉ एजेंट है। ड्रिंक। यार ये रॉ किसी काम का नहीं है भाई, मैं क्या बोलूं इन फिल्मों में, खाली दगाबाजी पाल रखे रॉ ने। जिम जो है एक बायोलॉजिकल अटैक करना चाहता है एक डेंजरस वायरस रक्त बीज के थ्रू। फिर एंट्री होती है पठान की, जो एक रॉ एजेंट है जो ऑफिशियली मिसिंग माना जाता है। लेकिन जब सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, जिम का अटैक इमिनेंट होता है, तब पठान को वापस बुलाया जाता है। मिशन के बीच में पठान की मुलाकात होती है रूबीना से, जो कि एक ISI एजेंट है। इनिशियली लगता है कि वो डबल क्रॉस करेगी, लेकिन इवेंचुअली दोनों टीम अप कर लेते हैं। ड्रिंक। दोनों के बीच में ऑब्वियसली प्यार हो जाता है और फिर एंड में एज यूजुअल पाकिस्तान और इंडियन भाईचारा ऑन टॉप। और इस फिल्म में क्योंकि ये वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स है, तो इस फिल्म में एक था टाइगर का, जो टाइगर कैरेक्टर है वो भी पठान के साथ आता है और विलेन से लड़ाई करता है। और दोनों डिस्कस करते हैं कि इस तरह की घटिया मूवीज हमको और भी बनानी पड़ेंगी। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ 30 साल हो गए यार, अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारी जगह लेगा कौन? कौन लेगा? ये लेगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। और देखिए, पठान को देखने के बाद ना मैंने ट्विटर पर एक मीम देखा कि अगर शाहरुख खान ने धुरंधर बनाई होती तो कैसी होती। अब ये मीम ओरिजिनली किसकी है मेरे को पता नहीं, अगर आप जानते हैं तो प्लीज उनको टैग कीजिए। आई लाइक टू गिव देम क्रेडिट, बट दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट मीम जो मैंने धुरंधर पे देखी है। प्लीज एंजॉय। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. इतिहास साहब, अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा। रुक जाओ हमजा, पाकिस्तान की आवाम भी अमन और शांति ही चाहती है। सही कह रहा हूँ मेजर इकबाल। डांस करोगे? एक मिनट, मेरे ही घर में घुस के मेरी ही आंखों के सामने खनानी को मार दूंगा मैं। रुक जाओ हमजा, खनानी तो एक नेक और पाक इंसान है जो 500 और 1000 रुपए के डुप्लीकेट्स इसलिए बना रहा है ताकि वो इंडिया जैसे देश को गरीबी से मुक्त कर सके। He's a nice guy हमजा। सही कह रहा हूँ मेजर इकबाल। डांस करोगे? मैं समझ गया मेजर इकबाल। मेरे देश के असली दुश्मन तुम हो, तुम। रुक जाओ हमजा, असली दुश्मन अजय सान्याल है जो हम दोनों मुल्कों के बीच में दरार डालना चाहता है। सही कह रहे हो। डांस करोगे? अब इन मूवीज में एक पैटर्न नोटिस करेंगे कि जो एक्शन है वो बहुत ही ओवर द टॉप है, लेकिन जेम्स बॉन्ड की तरह ओवर द टॉप नहीं है, कार्टूनिश लगता है। ऐसा लगता है कि आप शाओलिन सॉकर देख रहे हो इंस्टेड ऑफ जेसन बॉन्ड। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि किसी मूवी में अगर बहुत ही आउटलैंडिश एक्शन हो, मैं इस तरह की मूवीज एंजॉय भी करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इन मूवीज में कि ये मूवीज एक तरफ ग्राउंडेड ग्रिटी स्पाई थ्रिलर भी बनाना चाहती है और दूसरी तरफ इस तरह का कॉमेडी एक्शन मूवीज भी बनाना चाहती है, और ये दोनों टोन अक्सर इन मूवीज में मैच नहीं होते। आप एक्शन देखिए इस फिल्म का। ये लगता है कि इन्होंने मिनी गन पकड़ रखी है जो कि कितनी भारी होती है, जिसका रिकॉइल कितना भारी होता है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपना सामान पकड़ रखा और पेशाब कर रहे हैं। ये देखिए।
मतलब आप कर सकते थे ओवर द टॉप बट स्टिल ग्रिटी एक्शन सीक्वेंसेस जैसे जॉन विक फ्रेंचाइज में होते हैं या लेटेस्ट मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज में होते हैं। अगर आपको ग्रिटी बनाना है तो धुरंधर की तरह पूरा ग्रिटी बनाइए। अगर आपको ओवर द टॉप बनाना है तो बिल्कुल मिशन इम्पॉसिबल 2 की तरह कार्टून फिल्म बना दीजिए। लेकिन इनका जो टोन है अनफॉर्चुनेटली एक्शन का और जिस तरह की ग्रिटी स्पाई थ्रिलर ये बनाना चाहते हैं वो मैच नहीं हो पाता है। फिर बात करते हैं टाइगर 3 की। तो स्टोरी टाइगर 3 की ये है कि टाइगर और जोया अब एक मैरिड कपल है और उनका बेटा भी है। अल्टीमेट इंडियन पाकिस्तानी भाईचारा ऑन टॉप। फिर एक नया विलेन एंट्री लेता है आतिश। वो पहले पाकिस्तानी सिस्टम का पार्ट था लेकिन अब वो भी रोग एजेंट बन चुका। फिर रोग एजेंट ड्रिंक उसका पर्सनल रिवेंज होता है फॉर सम रीजन टाइगर और जोया से। एक डेंजरस प्लान बनाता है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल केओस क्रिएट करने का। वो टाइगर और जोया दोनों को ट्रेटर की तरफ फ्रेम करता है जिससे इंडिया और पाकिस्तान दोनों उसके खिलाफ हो जाते हैं। टाइगर को पकड़ लिया जाता है पाकिस्तान में और उसको पब्लिक एग्जीक्यूशन का सेंटेंस मिलता है। जोया जो खुद आईएसआई के बैकग्राउंड से है वो अपनी तरफ से प्लान बनाती है टाइगर को बचाने का। दोनों मिलकर धीरे धीरे आतिश के प्लान को समझते हैं और उनको पता चलता है कि आतिश तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मारना चाहता है और कू करना चाहता है, पाकिस्तान में तख्ता पलट करना चाहता है। तो क्लाइमैक्स में टाइगर और जोया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बचाते हैं, आतिश को एक्सपोज करते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। आईएसआई रॉ वर्किंग टुगेदर। ड्रिंक और कमाल की बात देखिए कि टाइगर जो एक रॉ एजेंट है एक्चुअली पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की जान बचाता है। वही पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जिसकी गवर्नमेंट ने पुलवामा कराया, जिसकी गवर्नमेंट ने उरी करवाया, जिसकी गवर्नमेंट ने पहलगाम करवाया, जिसकी गवर्नमेंट ने 26/11 करवाया। लास्ट में एक इमोशनल और सिंबॉलिक एंडिंग आती है जहां इंडिया और पाकिस्तान के बीच के भाईचारा का मैसेज दिया जाता है। देखिए कैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बचाया जा रहा है और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को डिफेंड किया जा रहा है। कैमरा बरार हम साथ काम कर चुके हैं। टाइगर ने पाकिस्तान को पूरी आईएसआई को शर्मिंदा होने से बचाया था। 14 अगस्त पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पर वार करेगा आतिश। पीएम ईरानी और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी दोनों ही खतरे में है। अब इनको कौन समझाए कि पाकिस्तान में उतनी ही डेमोक्रेसी है जितनी दिल्ली में साफ हवा। फिल्म के एंड में डिसआर्मामेंट और हार्मनी की बात होती है। पाकिस्तानी बच्चे इंडियन नेशनल एंथम गा रहे होते हैं। भैया ड्रिंक अगेन फ्रेमिंग देखिए। पाकिस्तान कितना अच्छा है, पाकिस्तान में खराब लोग नहीं है, पाकिस्तान तो बड़े अच्छे लोग हैं। इंडिया में कुछ बेवकूफ लोग हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं। तो मूवी के पाकिस्तानी बच्चे देखिए इंडियन नेशनल एंथम गा रहे हैं, जबकि असली दुनिया के पाकिस्तानी बच्चे देखिए क्या बोल रहे हैं। और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम रेली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। लेकिन मेरा फेवरेट पाकिस्तानी बच्चे का क्लिप वो स्टिल दिस। Pakistan and destroy India. Strong army, wow! बताइए YRF से सीखे यार, ये होता है तरीका बात करने का। देखिए धुरंधर कितना रूडली बात करता है पाकिस्तानियों से। दोस्तों ये कौन सा बदतमीज तरीका है दुश्मन से बात करने का। काफिरों का जन्नत मेजर इकबाल। अरे मेरे घंटे का जल्लाद। आपको मैनर्स नहीं सिखाया यार पेरेंट्स ने, बात तो ऐसे करते हैं। देखिए जान लुटा के दुश्मन की हमने हिफाजत की है। कैसे दुश्मन पे हम मरते हैं यार, अब की बार तरीका हम बताएंगे। नशा चढ़ा दुश्मन गले लग जाए। तो देखिए बॉलीवुड जो है YRF स्पाई फ्रेंचाइज के थ्रू कह रहा है कि भाई क्या हुआ अगर पाकिस्तान ने कुछ टेरर अटैक्स किए। मुंबई में 160 लोग मरे, कोई बात नहीं यार, हो जाता है। पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए, कोई बात नहीं, हो जाता है यार। पहलगाम में 25 इनोसेंट सिविलियंस का धर्म पूछ के उनको मारा गया, कोई बात नहीं है। छोटी मोटी बातें तो होती रहती है यार, पड़ोसियों में छोटी मोटी नाराजगियां तो चलती रहती है। ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए आप दुश्मनी मोल लोगे यार, भाईचारा नहीं रुकना चाहिए ना यार। अब गलती तुम्हारी हो कि तुम काफिर हो, बेचारे पाकिस्तानी तो यार अपना काम कर रहे हैं ना। तुम हो घटिया काफिर जो अपना गला लेके घूम रहे हो, पाकिस्तानी तो काटेगा ही, तुम अपना गला लेके क्यों घूम रहे हो। फिर फाइनली आते हैं वॉर 2 में कबीर अब फुल रोग एजेंट बन चुका है और जो ग्रुप भारत को बर्बाद करना चाहता है उसका मेंबर बन जाता है। अगेन रोग एजेंट। ड्रिंक ऋतिक को पकड़ने के लिए जूनियर NTR को भेजा जाता है, जो बाद में पता चलता है कि वो भी एक रोग एजेंट। ड्रिंक। फिर इन दोनों में कैट एंड माउस चेस शुरू हो जाती है। 2-3 छोटे मोटे प्लॉट ट्विस्ट के बाद पता चलता है कि ऋतिक एक्चुअल नेशनलिस्ट है और NTR जूनियर एंटी नेशनल है। दोनों के बीच में बचपन का एक कनेक्शन भी है और इस कनेक्शन को याद करते हुए एक्चुअली NTR जूनियर का वापस हृदय परिवर्तन हो जाता है और ऋतिक रोशन और NTR जूनियर साथ में मिलके देश को बचाते हैं। अगेन सेम स्टोरी, रोग एजेंट फिर पलटी, रोग एजेंट फिर पलटी, वही वॉर 1 वाली स्टोरी है। और एक्शन के बारे में मैं क्या बोलूं, आप खुद ही देख लो।
लेकिन वॉर 2 के बारे में मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये फिर भी लीस्ट वर्स्ट मूवी है पूरे फ्रेंचाइज की। लेकिन ऑनेस्टली पाकिस्तानी आईएसआई इस मूवी फ्रेंचाइज को देख के सोचता होगा कि यार पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ज्यादा ये लोग हमारी क्यों इतनी पीआर कर रहे हैं, और वाईआरएफ यूनिवर्स इतना डरता क्यों है पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी नेगेटिव बोलने से या फिर पाकिस्तान की सच्चाई दिखाने से, जबकि पाकिस्तान हजारों इंडियंस की डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके दो रीजन है। पहला, आइडियोलॉजी। बॉलीवुड के काफी टॉप फिल्म मेकर्स ऐसे हैं जो एक्चुअली पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा देश मानते हैं, पाकिस्तान के लिए ओपनली सिंप करते हैं। और रीजन नंबर 2, पैसा पैसा पैसा। बॉलीवुड जो है ओवरसीज और गल्फ मार्केट पे काफी हेविली डिपेंड करता है रेवेन्यू के लिए। पाकिस्तानी ऑडियंस और गल्फ में बैठी हुई मुस्लिम ऑडियंस इनके लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। सो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी बोलना मतलब अपनी ही कमाई पे कुल्हाड़ी मारना अकॉर्डिंग टू देम। आप अगर इस टेबल को देखिए वाईआरएफ फ्रेंचाइज की फिल्मों में और उन्होंने ओवरसीज से कितना पैसा कमाया है। टाइगर जिंदा है ने 500 करोड़ में से 125 करोड़ गल्फ मार्केट से कमाया है। पठान ने तो अपनी ऑलमोस्ट आधी बॉक्स ऑफिस यानी 400 करोड़ इंडिया से नहीं बल्कि ओवरसीज गल्फ ऑडियंस से कमाई है। तो हर एक डिसीजन लेने के पहले ये अपना सोचते हैं कि हम अपनी गल्फ ऑडियंस को, मुस्लिम ऑडियंस को या पाकिस्तानी ऑडियंस को कैसे अपीज करें। और ये लोग पिछले 20 सालों से ये सोच ही नहीं सकते थे कि सिर्फ इंडियन ऑडियंस के दम पे मूवी सक्सेसफुल हो सकती है। इंडियन ऑडियंस को ये लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं और पाकिस्तानी और गल्फ ऑडियंस को प्लीज करने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके लिए इंडियन ऑडियंस इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इनकी सोच थी कि भाई इंडियंस को पसंद आए या ना आए, हमारे फॉरेनर्स को गल्फ ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए, तो कम से कम प्रॉफिट हो जाएगा हमारे को। लेकिन आदित्य धार और धुरंधर फ्रेंचाइज ने इस पूरे फॉर्मूला को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये दोनों फिल्में पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज में बैंड थी, लेकिन ये दोनों फिल्मों ने हर एक वाईआरएफ स्पाई स्लॉप मूवी को आउटग्रोस किया है। सिर्फ इंडियन ऑडियंस के दम पे इस फ्रेंचाइज ने ऑलमोस्ट 3000 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। 2 ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज ये बन गई हैं। तो हमने ये पूरी सीरीज देख के क्या सीखा? पहला तो यार, इन मूवीज को अगर आप देख रहे हो तो ड्रिंकिंग गेम मत खेलो, मर जाओगे। दूसरा, हमने ये सीखा कि एस्टैब्लिशमेंट बॉलीवुड एक स्पाई थ्रिलर बनाना नहीं जानता। हमने ये सीखा कि एस्टैब्लिशमेंट बॉलीवुड पाकिस्तान के साथ एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में है। ये लोग बार बार पाकिस्तान से अब्यूज लेते हैं और फिर पलट के कहते हैं कि देखिए भाईचारा बना रहना चाहिए। किसी को नेशनल वुमेन्स कमीशन में केस फाइल करना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट बॉलीवुड की तरफ से, और इन्हें पाकिस्तान के साथ इस अब्यूसिव रिलेशनशिप से बाहर निकालना चाहिए। थैंकफुली आदित्य धार ने यही किया है। उम्मीद से उसने परमानेंटली बॉलीवुड और पाकिस्तान के बीच की टॉक्सिक रिलेशनशिप को खत्म कर दिया। लेकिन क्या वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स धुरंधर की सक्सेस से कुछ सीखेगी? वेल, उनकी अगली आने वाली मूवी है अल्फा स्टारिंग आलिया भट्ट, तो क्या ही बोले। एनीवे, क्या आपने ये मूवीज देखी हैं? आपके हिसाब से आपकी फेवरेट मूवी कौन है, या आपके हिसाब से इस सीरीज की वर्स्ट मूवी कौन सी है, वर्स्ट प्रोपेगेंडा किस पे है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। एंड अगेन गाइस, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेटर बनाने के लिए बोल्ड ट्रेड्स बाय लेमन को एक बार ट्राई जरूर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाला हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी तरह का चैलेंज लूं जिसमें मुझे ड्रिंकिंग गेम खेलना पड़े, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक शक्ल प्रणाम।